हेलो मेरे दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं रूल रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। और आज की क्लास के अंदर मैं सोच रहा हूं इसको खत्म करा दूं। 1 घंटा करीब पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर और 1 घंटे में होपफुली खत्म हो जाएगा। रूल रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स सेक्शन 31 से स्टार्ट होगा और सेक्शन 44 पर खत्म हो जाएगा। सेक्शन 31 से स्टार्ट होगा, सेक्शन 44 पर खत्म हो जाएगा। अगर मैं बताऊं तो पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आता नहीं है, बट क्योंकि हमारी बुक में है तो हमें पढ़ना है। अगर मैं बात करूं पेपर के एस्पेक्ट से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आ गया तो आ गया, ऐसा है नहीं कि बार बार आने के चांसेस नहीं रहते इसके। ठीक है, तो मोड ऑफ रूल रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स सेक्शन 31 से चालू है और 44 पे खत्म होंगे दोस्तों। और पहले मैं स्टार्ट करूंगा सेक्शन 33, क्योंकि जो सिंपल है पहले वो कराया जाए। मोड ऑफ डिलीवरी, मोड ऑफ डिलीवरी, तो भाई क्या रूल है डिलीवरी ऑफ गुड्स से रिगार्डिंग, डिलीवरी ऑफ गुड्स से रिगार्डिंग क्या क्या रूल्स है, वो रूल्स हमें मानने पड़ेंगे। सेक्शन 31 to 44 सेक्शन के अंदर हमें डिफाइन है। सेक्शन 33 कहता है मोड ऑफ डिलीवरी। क्या मतलब हुआ मोड ऑफ डिलीवरी का, कि किस तरीके से आप डिलीवरी करोगे। तो जैसे कि हमने बात करी थी डिलीवरी के इसमें मोड ऑफ डिलीवरी, जैसे पीछे हमने क्या बात करी थी कि मोड ऑफ डिलीवरी कितने तरीके के होते हैं। आपने कहा सर मोड ऑफ डिलीवरी 3 तरीके होते हैं, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक, और डिटेल में सीखा था। अब दोस्तों मोड ऑफ डिलीवरी कुछ भी हो सकती है। सेक्शन 33 कहते हैं क्या क्या मोड से आप डिलीवरी करोगे, तो जिस मोड से बायर एग्री होगा उस मोड से सेलर डिलीवरी कर देगा। क्या था, इट से दैट डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग। डिलीवरी किसी तरीके से भी हो सकती है। डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड, डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेचे गए हैं उसके डिलीवरी मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग, किसी कोई भी कुछ भी चीज कर देगा सेलर विच द पार्टी एग्री शैल बी ट्रीटेड एज अ डिलीवरी। जो बायर है, अगर बायर ने सेलर को कहा कि भाई मैं इस मोड में डिलीवरी लेना चाहता हूं, तो उस मोड में डिलीवरी करी जाएगी। तो अगर बायर किसी मोड का बता रहा है कि इस मोड में करो, गुड्स को पहुंचाओ मेरे पास, गुड्स का पोजीशन बायर के पास पहुंचाओ, तो आप बायर हो, मैं सेलर हूं। आपने मेरे से कहा सर मुझे इस तरीके से गुड्स का पोजीशन मेरे पास पहुंचाओ, गुड्स को मेरे पोजीशन मेरे पास पहुंचाओ। तो आप कार खरीदना गए सर, आपने कहा सर कार मैं नहीं आऊंगा लेना, आप मुझे घर तक, मेरे घर तक पहुंचा दो। तो जिस वे में बायर एग्री होगा उस वे में हम पहुंचा देंगे उसका पोजीशन, गुड्स का पोजीशन उसके पास, और उसको हम बोलते हैं डिलीवरी। इट शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी। तो जब भी कोई पार्टी एग्री होगी, जिस वे में बोलेगी उस वे में हम डिलीवरी करवा देंगे। और विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन अ पोजीशन ऑफ द बायर, मतलब यही बात कह रहा है कि जो पोजीशन है गुड्स का वो बायर के पास पहुंच जाएगा जब डिलीवरी हो जाएगी। इन द पोजीशन, और या तो बायर के पास पहुंच जाए या बायर का कोई ऑथराइज्ड पर्सन है कि भाई बायर ने कहा कि भाई मैं घर पे नहीं हूं, मेरे बिहाफ पर इसको दे दो, मैंने इसको ऑथराइज कर रखा है, ये डिलीवरी ले लेगा, आपकी एक्सेप्ट कर लेगा। तो उसको, तो डिलीवरी कैसे होनी चाहिए, देखो एक्चुअल हो सकती है, सिंबॉलिक हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो सकती है दोस्तों। तो डिलीवरी कैसे होती है, डिलीवरी मोड ऑफ डिलीवरी वही, मोड ऑफ डिलीवरी शुड बी इन एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। जैसा बायर कहेगा, जिस तरीके से बायर एग्री होगा डिलीवरी करने में, उस तरीके से हम डिलीवरी कर देंगे दोस्तों। क्लियर है या नहीं है? सिंपल तथा सेक्शन, नॉर्मल सेक्शन तक कुछ भी नहीं कह रहा मोड ऑफ डिलीवरी कैसे होनी चाहिए। तो डिलीवरी या तो कंस्ट्रक्टिव होगी, एक्चुअल या फिर सिंबॉलिक। क्लियर है या नहीं है? सेक्शन 32 में गए, थोड़ा ऊपर 31 से स्टार्ट करना था तो 33 पहले करा दे। 32 कहता है डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस। रूल बता रहा है डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट ऑफ प्राइस से रिलेटेड। जैसे कि एग्जांपल, तो अगर कोई सेलर बायर को गुड्स का पोजीशन डिलीवर कर दे तो बायर की ड्यूटी क्या बनती है कि उस गुड्स के प्राइस वो पे करे। मान लो आप बायर हो, मैं सेलर हूं, मैंने गुड्स का डिलीवरी आपके पास कर दिया। मोड क्या है जो ऊपर बताए, या तो एक्चुअल होगा, सिंबॉलिक होगा या कंस्ट्रक्टिव होगा, जो आप कहोगे उस मोड में कर देंगे। ठीक है, मेनली ये 3 मोड के अंदर कवर हो जाते हैं। अगर फिजिकली डिलीवर है तो एक्चुअल है, ठीक है। अगर सिंबॉलिक है तो आपके पास की भी दे रहे हो, घर की चाबी, कार की चाबी, बाइक की चाबी दे रहे हो तो सिंबॉलिक है। कंस्ट्रक्टिव किसी के ब्याह पर आप करवा रहे हो, किसी भी तरीके से आप डिलीवरी कर रहे हो। अगर हमने कोई बायर ने, कोई सेलर ने गुड्स का पोजीशन डिलीवर कर दिया, अब बायर की ड्यूटी क्या है कि उस गुड्स का पेमेंट वो करे। तो ये कह रहा है डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस आर कॉन्करेंट कंडीशन, कॉन्करेंट कंडीशन अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन द अदर, वट सेलर मस्ट बी रेडी एंड विलिंग टू मेक अ डिलीवरी एंड बायर मस्ट आल्सो बी विलिंग टू टेक अ डिलीवरी एंड विलिंग एंड रेडी फॉर पे द प्राइस। मतलब एक हाथ से लो एक हाथ से दो, दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट कंडीशन। बायर ने कहा भाई मैं डिलीवरी करने आ रहा हूं, मैं रेडी हूं
और मेरा इच्छा है कि मैं डिलीवरी करूं, विलिंगलेस हूं और रेडी, रेडी एंड विलिंग दोनों हूं कि मेरी इच्छा है और मैं रेडी भी हूं, तैयार भी हूं और मेरी इच्छा भी है कि मैं आज डिलीवरी कर दूंगा। भाई भी कह रहा है हाँ भाई मेरी भी इच्छा है कि मैं एक्सेप्ट कर लूंगा और मैं रेडी हूं और विलिंग हूं, मेरी इच्छा है कि मैं प्राइस का पेमेंट भी कर दूंगा। तो दोस्तों अगर कोई सेलर डिलीवरी कर रहा है पोजीशन ऑफ गुड्स का, तो बायर को भी क्या बनता है, बायर भी इच्छा होनी चाहिए। तो सेलर की डिलीवरी और बायर का पेमेंट ये क्या है, कॉन्करेंट कंडीशन। जब वो डिलीवरी करेगा एक हाथ से डिलीवरी होगी, एक हाथ से पेमेंट हो जाएगी। दैट्स कॉल्ड सेक्शन 32। नॉर्मल सेक्शन था। ये जो सारे सेक्शन है दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भैया डिलीवरी अगर हम कर रहे हैं तो पेमेंट ऑफ प्राइस भी उसी वक्त हो जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट कंडीशन। जैसे कि एग्जांपल है ए एग्री एंड डिलीवर हिज कार टू बी। ए एग्री हुआ और कह रहा मैं भाई बी को कार डिलीवर कर दूंगा और बी टर्न पे प्राइस फॉर इट। और जैसे ही मैं कार डिलीवर करने उसके घर पहुंचूंगा तो बी मुझे उसके बदले में क्या देगा, प्राइस देगा। तो ये तो कार डिलीवरी गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस। जो गुड्स की डिलीवरी है और जो पेमेंट प्राइस का पेमेंट है वो क्या होता है, कॉन्करेंट। एक हाथ से दो और एक हाथ से ले लो। अभी ऐसे डिलीवरी करो, लाओ ये लो डिलीवरी और ये लो पैसे, ऐसे। दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट कंडीशन। ऐसे होनी चाहिए डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट ऑफ प्राइस। क्लियर? सर अगर आप पार्ट डिलीवरी करते हो तो क्या इफेक्ट होता है, सेक्शन 34 कहता है। क्या कहता है दोस्तों, कहता है इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। अगर आपने कुछ डिलीवर करे गुड्स और कुछ अभी रहने गए, मान लो आपने ऑर्डर दिया था बल्क में ऑर्डर दिया, भाई हमारे पास अभी इतना सामान नहीं है, जितना है उतना ले जाओ बाकी कर देंगे। तो पार्ट में डिलीवरी करी, कभी अभी थोड़ा भेज रहे हो, फिर थोड़ा आपने 1000 यूनिट का ऑर्डर दिया, मैंने अभी 200 यूनिट भेजी है, फिर 400 भेजूंगा, फिर ऐसे भेजूंगा। तो धीरे धीरे करके मैं डिलीवरी कर रहा हूं, पार्ट ऑफ डिलीवरी। तो अगर आप पार्ट ऑफ डिलीवरी करते हो तो क्या इफेक्ट आता है, तो उसके रूल क्या है। द एनालिसिस ऑफ सेक्शन 34 कहता है कि इन केस ऑफ पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स द फॉलोइंग रूल शैल बी अप्लाई। नीचे दिए गए, अगर आप पार्ट डिलीवरी करते हो तो नीचे दिए गए रूल अप्लाई करे जाएंगे। क्या कहता है, वेयर द पार्ट डिलीवरी इज मेड इन प्रोग्रेस ऑफ द होल डिलीवरी देन इट इज ट्रीटेड एज अ डिलीवरी ऑफ द होल एंड द ओनरशिप ऑफ होल क्वांटिटी इज ट्रांसफर टू द बायर। क्या मतलब है, ध्यान सुनना। आप मेरी दुकान पर आए, आपने कहा सर मुझे 100 बैग ऑफ सीमेंट चाहिए, 100 बैग ऑफ सीमेंट चाहिए। मैंने कहा सर देखो अभी 50 पड़े हैं, 50 मंगवा रहा हूं और जैसे आ जाते हैं मैं आपको घर में डिलीवरी करवा दूंगा, आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है, डिलीवरी हो जाएगी। तो आपने क्या करा, सर मेरे को 100 बैग की डिलीवरी का ऑर्डर दिया, ठीक है। आप मेरी दुकान पर आए और मेरी दुकान पे 100 बैग ऑफ सीमेंट का ऑर्डर दिया और मैंने आपसे कहा कि सर अभी 50 हमारे गोडाउन में पड़े हैं, 50 डिलीवर कर देते हैं, 50 अभी कुछ दिनों बाद डिलीवर कर देंगे जैसे हमारे पास आ जाएगा। आपने कहा ठीक है। तो आपने क्या करा, 50 डिलीवर कर दिया, ये हो गया पार्ट डिलीवरी। दोस्तों 50 डिलीवर कर दिया और ये पार्ट डिलीवरी को हम होल डिलीवरी ट्रीट कर लेंगे और होल डिलीवरी की ओनरशिप हम ट्रांसफर कर देंगे। दोस्तों समझने यहाँ की कहने की कोशिश कर रहा हूं, कह रहा अगर आप पार्ट डिलीवरी कर रहे हो तो हम उसको कभी होल डिलीवरी मान लेंगे और कभी होल डिलीवरी नहीं मानेंगे, पार्टी मानेंगे। अब कब होल डिलीवरी मानेंगे और कब पार्ट मानेंगे, दोस्तों आपने 100 कट्टे सीमेंट के में से बुक करे, तो जैसे आपने बुक करे मैंने 50 कट्टे सीमेंट के आपके घर डिलीवर कर दिए, 50 कट्टे अभी आने बाकी है, कल डिलीवर करूंगा। तो आपको ही करूंगा ना, किसी और को तो करूंगा नहीं। तो मैंने आपको एक प्रॉमिस कर दिया कि भाई वो जो 100 कट्टे आएंगे, अभी 50 और आएंगे जो रिमेनिंग, वो आपको ही दूंगा। वो आप 50 बैग ऑफ सीमेंट जो अभी और रिमेनिंग बच गए हैं वो डिलीवर आपको ही होंगे, ऐसे मैंने प्रॉमिस कर दिया। तो जो 50 पार्ट डिलीवर हुआ था पहले दिन, आज मैंने कितना करा, 50 करा। 2 दिन बाद मैं 50 और करूंगा, ऐसा प्रॉमिस कर दिया मैंने। तो आज जो 50 करा, तो इस 50 को पार्ट हुई तो पार्ट डिलीवरी, पर मैं ऑनरशिप जो है होल डिलीवरी की ऑनरशिप ट्रांसफर कर दूंगा बायर पे। तो ये कहता है इफेक्ट होता है। तो अगर आप पार्ट डिलीवरी कर रहे हो और कहते हो कि कुछ टाइम बाद हम दूसरी भी डिलीवर कर देंगे, पर अगर आप धीरे धीरे करके डिलीवर कर रहे हैं, क्या भाई अभी एक दूंगा 100 कट्टे, फिर 1 महीने बाद दूसरा, फिर 1 महीने बाद दूसरा, फिर 1 महीने बाद दूसरा, ऐसे तो पार्ट में दे रहे हो, तो फिर एक साथ होल्ड ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करना। तो कब आपको एक साथ होल्ड ओनरशिप ट्रांसफर करना है दोस्तों, जब कहता है वेयर अ पार्ट डिलीवरी इज मेड इन प्रोग्रेस ऑफ होल्ड डिलीवरी, इन प्रोग्रेस ऑफ होल्ड डिलीवरी। पार्ट डिलीवरी कर दी, होल्ड डिलीवरी होनी बाकी है, वो कर रहे धीरे धीरे जा रहा है। अभी 100 कट्टे गए हैं, आपने 1000 कट्टे सीमेंट मंगाए, तो एक बार ट्रक में तो जाएंगे नहीं। आपने 100 कट्टे, अब देखो यहां पर मान लो एग्जांपल लेता हूं मैं एक, मान लो ये बायर है, बायर एक शॉप पे पहुंचा, शॉप पे नहीं सेलर के पास पहुंचा, बायर सेलर के पास पहुंचा और सेलर से कहा सर मुझे 500 बैग ऑफ सीमेंट चाहिए, 500 बैग ऑफ सीमेंट, 500 बैग ऑफ सीमेंट चाहिए मुझे। इस जगह सर पहुंचा देंगे, कोई बात नहीं, हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, 500 बैग ऑफ सीमेंट इन स्टॉक में है अभी। अब बताओ क्या 500 के 500 इकट्ठे चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे। अब बायर इसकी दुकान में पहुंचा, यहां बैठा हुआ चाय पानी पी रहे हैं लड़के, तो यहां पर इन्होंने बोला भाई एक वो भेजा, ट्रैक्टर या ट्रक वगैरह भेजा और 50 अभी इसने 250 कट्टे सीमेंट के भेज दिए। इसने क्या करा, 250
बैग ऑफ सीमेंट भेज दिए किसी घर, बाय घर, ठीक है। और जैसे ही ये वापसी आता है ट्रक, जैसी ट्रक वापसी आता है, एक ट्रक भेजा, अरे जो भी है मान लेना भाई ट्रक ही है, ठीक है। एक ट्रक भेजा 250 कट्टे का, ये वापसी आया और फिर इन्होंने फिर दोबारा 250 कट्टे का और ट्रक भेजा। अब देख लो कैसे हो रही है, डिलीवरी तो पार्ट हुई पर यहीं इसको होल डिलीवरी मान लेंगे, यहीं होल डिलीवरी मान लेंगे, क्योंकि अभी डिलीवरी एक साथ तो डिलीवरी होंगे नहीं ना, एक साथ तो होगी नहीं, तो इकट्ठा क्या करेंगे हम इसको, उसी ट्रक तो होल डिलीवरी मान लिया जाएगा जिस वक्त, क्योंकि अभी बाकी भी प्रोग्रेस में है, क्योंकि जब ये गाड़ी जाएगी वापसी आएगी है, कम बैक आएगी, तभी तो दूसरा जाएगा, तो अभी तो दूसरे इकट्ठे जाएंगे तो दोबारा चलेगी गाड़ी फिर। अब ये क्या बना रहा हूं, अब दोबारा 250 कट्टे जाएंगे सीमेंट के, फिर 250 बैग ऑफ सीमेंट। तो देख रहे हो आप, कंसेप्ट को समझो। कह रहा है सर इकट्ठे 500 कट्टे नहीं बेच सकते हम, इकट्ठे 500 बैग नहीं बेच सकते सीमेंट के, आपको रुकना पड़ेगा थोड़ा दम, 1-2 घंटे रुकने पड़ेंगे। देखो देखो अभी 50, अभी 250 बेच रहे हैं, वैसे ही वो ट्रक आता है दोबारा 250 लोड करवाएंगे फिर भेज देंगे, टाइम तो लगता है, कम से कम 1 दिन तो लग गया पूरा, क्योंकि अभी 250 बेचेंगे, 250 बेचेंगे, वो अनलोड करेंगे, फिर अनलोडिंग करेंगे, मान लो आधा दिन इसमें चले गया, फिर वापसी आएगा, फिर लोड अनलोड करेंगे, आधा दिन, तो पूरा 1 दिन चाहिए। तो दोस्तों यहां पर देखना हम होल डिलीवरी कब माने जाएंगे, कह रहा जिस वक्त आपने 250 कट्टे की डिलीवरी करी इसी दिन आप होल्ड, इसी वक्त होल्ड डिलीवरी मान लो, भले ही वो आने के बाद फिर दोबारा 250 होंगे, इधर मत मानो आप, पहले ही मान लो होल्ड डिलीवरी, क्योंकि अभी होल डिलीवरी इन प्रोग्रेस पे है। तो अगर प्रोग्रेस पे है, देखो क्या है, प्रोग्रेस पे है, अभी आते ही हम भेज देंगे प्रोग्रेस पे है, तो हम कहेंगे ये होल डिलीवरी ट्रीट कर लेना। बट अगर कह रहा है देखो भाई अभी अभी हमारे पास है नहीं, हमारे पास अभी 250-500 कट्टे सीमेंट की है नहीं, अभी आप 250 ले जाओ, 250 है और 250 हम 5 दिन बाद आपको दे देंगे, तो अभी फिर आपको ओनरशिप 250 की ट्रांसफर करनी पड़ेगी, होल की नहीं करेंगे। तो होल की कब करेंगे, जब आपने पार्ट डिलीवरी करी, पर होल डिलीवरी की ओनरशिप ट्रांसफर कर देंगे बायर को। कब, जब होल डिलीवरी इन प्रोग्रेस पे है। अभी आपने पार्ट डिलीवरी करी पर प्रोग्रेस में नहीं, होल डिलीवरी 5 दिन बाद 250 के कट्टे देंगे सीमेंट के, तो तब करेंगे होल डिलीवरी, अभी पार्टी करेंगे। दोस्तों 2 इफेक्ट निकल कर आते हैं इसमें, कैसे, वेयर अ पार्ट डिलीवरी इज मेड इन अ प्रोग्रेस ऑफ होल डिलीवरी, पार्ट डिलीवरी कर दी, होल डिलीवरी प्रोग्रेस में जैसी आता है वैसे ही भेज देंगे बाकी। तो जिस वक्त आपने पार्ट डिलीवरी करी उसी वक्त आप होल ऑनरशिप ट्रांसफर कर देना गुड्स की। कहता है देन इट विल ट्रीटेड एज अ डिलीवरी एज अ होल, मान लेंगे कि पूरी होल डिलीवरी कर दी, क्योंकि अभी आती ही दूसरी हो जाएगी। द ऑनरशिप ऑफ होल क्वांटिटी इज ट्रांसफर टू द बायर, उसी वक्त ऑनरशिप ट्रांसफर कर देना बायर पे, जिस वक्त 250 कट्टे पहली बार गए थे, जैसे वो आता है दूसरी बार भेज देंगे। पर दूसरा कैंसर क्या है, दूसरा कहता है भाई 250 कट्टे अभी हमारे पास ही 250 कट्टे हैं, वो ले जाओ, बाकी 5 दिन बाद 1 हफ्ते बाद हम दूसरे 250 कट्टे भिजवा देंगे। तो अभी आप सिर्फ 250 की ओनरशिप ट्रांसफर करना, बाकी 250 की जब 5 दिन बाद करोगे तब ओनरशिप ट्रांसफर करना। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, पार्ट डिलीवरी में ही होल ट्रांसफर कर दे रहे हैं ओनरशिप, वहां क्या हो रहा है, पार्ट डिलीवरी में पार्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। अब देखो ये वाला, वेयर अ पार्ट डिलीवरी इज मेड विद द इंटेंशन टू सेपरेट इट फ्रॉम द होल इज नॉट ट्रीटेड एज अ डिलीवरी ऑफ द होल। कहता है पार्ट डिलीवरी करी और हमने उसको कह दिया सर अभी हो नहीं पाएगा डिलीवरी, आप ये समझो अभी आप 250 ले जाओ, 250 1 हफ्ते बाद देंगे। तो हमने क्या कर दिया, पूरी होल से एक ही दिन में ना करके क्या कर रहे हैं, 5 दिन का टाइम मांग लिया, तो हमने सेपरेट कर दिया, पूरी होल डिलीवरी को 2 पार्ट में सेपरेट कर दिया। तो तब हम क्या करेंगे, फिर उसको होल ऑनरशिप उस वक्त ट्रांसफर नहीं करेंगे, उस टाइम 250 कट्टे के ही ऑनरशिप ट्रांसफर करेंगे, बाकी 250 कट्टे जो सीमेंट के होंगे, बैग होगा, वो उस वक्त करेंगे जब वो 5 दिन बाद डिलीवर होंगे। द ऑनरशिप ऑफ द होल, देखो ये 2 बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया, द ऑनरशिप ऑफ द होल क्वांटिटी इज नॉट ट्रांसफर टू दी बायर उस टाइम। तो अगर आप पार्ट डिलीवरी करते हो तो कब हम पार्ट डिलीवरी के टाइम पे ऑनरशिप ट्रांसफर कर देंगे, और कब हम पार्ट डिलीवरी करने में पार्ट ही ट्रांसफर करेंगे। अगर पार्ट डिलीवरी आप कर रहे हो और होल डिलीवरी प्रोग्रेस में है, मतलब उसी टाइम आते ही लग जाए, आते ही चली जाएगी दूसरी ट्रक, तो हम उसको उसी पार्ट डिलीवरी में पूरा ट्रांसफर कर देंगे ऑनरशिप। और अगर आप पार्ट डिलीवरी कर रहे हो सेपरेट, होल को 2 पार्टों में बांट दिया, कह रहा अभी 250 ले जाओ और 250 6 दिन बाद ले आना, तो 6 दिन बाद ही पूरी डिलीवरी होगी। तो अभी 250 की ऑनरशिप ट्रांसफर करेंगे, बाकी जब दिन 250 होंगे उस दिन ट्रांसफर करेंगे ऑनरशिप। समझ में आया नहीं आया, दैट इज कॉल्ड रूल्स रिगार्डिंग पार्ट ऑफ डिलीवरी। क्लियर है, और यही मैंने एग्जाम्पल यहां पर लिया है। जिसके एग्जाम्पल और देख लेते, याला ये भी अच्छा कोई एग्जाम्पल है। कहता अमर एक सेलर है, कहता अमर एक सेलर है और अकबर एक बायर है। अब बायर ने कहा कि भाई मुझे 100 कट्टे वीट के चाहिए, गेहूं के 100 कट्टे चाहिए, 100 बैग चाहिए गेहूं के। मैंने कहा ठीक है, 50 बैग डिलीवर कर दिए हैं,
बायर को और 50 क्या करा, उसके गोडाउन में 100 कट्टे पड़े थे बैग उस वक्त। अमर ने अकबर से कहा कि भाई मैं कर दूंगा 100 कट्टे डिलीवरी, 50 अभी कर दे रहा हूँ, 50 कुछ टाइम बाद कर दूंगा। अकबर इंतजार कर रहा है कि भाई अब आएंगे 50, अब आएंगे। अकबर को पता चला, इसको पता चला, अमर ने वो 100 उसमें से, उस 100 में से 50 मुझे दे दिए, 50 एंथनी को बेच दिए। अब मुझे पता चल गया कि भाई अकबर को पता चल गया कि अब होल डिलीवरी नहीं होने वाली। अब इसने पूरी होल डिलीवरी को सेपरेट कर दिया। 50 अभी दिए, पता नहीं अब 50 कब देगा। उसने तो जो बच्चे 50 थे वो किसको भेज दिया, एंथनी को भेज दिया। तो अब इसको क्या करेंगे, अब कहेंगे कि भाई अब मैं पार्ट डिलीवरी करते टाइम, इस टाइम पे अब होल ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, होल ओनरशिप पार्ट जितने डिलीवरी करा उतने ही ट्रांसफर होगी, क्योंकि अकबर को पता चल गया कि भाई अब ये मुझे इस टाइम पे नहीं देने वाला, क्योंकि इसने तो भेज दिए। 100 कट्टे इसके पास गेहूं के थे, 50 मुझे दे दिया, 50 किसी और को भेज दिया। अब मुझे क्या देगा, अभी टाइम लगेगा, इसलिए क्या करा, पार्ट डिलीवरी कर दी। तो पार्ट ही ओनरशिप ट्रांसफर करी जाएगी। क्लियर है या नहीं है? बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, सेक्शन 35। बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी बहुत ही सिंपल, पढ़ते समझ में आ जाएगा। कहता है सेलर जब तक मैं सेलर हूं और आप बायर हो, जब तक आप मुझे रिक्वेस्ट नहीं करोगे कि भाई इस टाइम पे इस दिन पे डिलीवरी कर देना, तब तक मैं डिलीवरी नहीं करूंगा। मैं किसी भी चीज का बाउंड नहीं हूं। जब तक आप मुझे डिटेल नहीं बताओगे कहां डिलीवरी करना है, किस टाइम पे, किस लोकेशन पे डिलीवरी करना है, तब तक मैं बाउंड नहीं हूं। तब तक बायर की रिक्वेस्ट पे ही डिलीवरी होगी, सेलर बाउंड नहीं है अगर बायर ने रिक्वेस्ट नहीं करा। अगर बायर ने रिक्वेस्ट करी थी, बोला कि भाई यहां इस टाइम पे डिलीवर कर देना, और सेलर फेल हो गया, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। फिर ध्यान देना, कह रहा अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट अ सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स अनलेस, जब तक डिलीवर नहीं करेगा गुड्स को सेलर, वो बाउंड नहीं है डिलीवर करने के, जब तक अनटिल रिक्वेस्ट बाय द बायर, जब तक बायर ये ना कह दे कि कहां डिलीवरी करनी है। आप बायर हो, मैं सेलर हूं, आपने कुछ खरीदा, मैंने कहा बताओ सर कहां डिलीवर करना, आपने कुछ नहीं बोला, तो मैं डिलीवर नहीं करूंगा, मैं बाउंड नहीं हूं डिलीवर करने के लिए। जब तक आप ये रिक्वेस्ट नहीं करोगे, रिक्वेस्ट करने के बाद आप मुझे बताओगे नहीं कि भाई कहां पर सर, यहां पर डिलीवर कर देना, इस लोकेशन में इस टाइम पर डिलीवर कर देना, जैसे आपने मुझे बता दिया उसके मैं डिलीवर करूंगा, तो मैं पहले बाउंड नहीं रहूंगा। पहले बायर मुझे बोलेगा, बायर अप्लाई करेगा डिलीवरी के लिए, सर इस जगह पर इस प्लेस पे इतने टाइम पे डिलीवरी कर देना, तो जब वो अप्लाई करेगा तभी मैं डिलीवर करूंगा, अदरवाइज सेलर बाउंड नहीं है डिलीवर करने के लिए। इफ द सेलर फेल टू डिलीवर द गुड्स इन द एप्लीकेशन ऑफ द बायर, बायर ने कहा कि भाई अब हम बता रहे कहां, बायर ने बता दिया, बायर ने हमें बता दिया, आप बायर हो मैं सेलर हो, आपने मुझे बता दिया सर यहां पर यहां जगह पर डिलीवर कर देना, इतने लोकेशन पे, ये लोकेशन है, ये टाइम है, ये बिजनेस आवर प्लेस है, इस जगह पर आप मुझे डिलीवर कर देना गुड्स को। मैंने कहा ठीक है। अब अगर मैं फेल हो जाता हूं तो फिर ये ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, उसके लिए मैं गिल्टी हूं। गिल्टी मतलब क्या होगा, मैं मानता हूं कि मैंने गलती करी है और मैंने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को। गिल्टी मतलब मैं मानता हूं मेरी गलती, दैट्स कॉल्ड गिल्टी। गिल्टी का मतलब क्या है, मैं अपनी गलती मानता हूं, मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा, ऐसा सेलर को गलती माननी पड़ेगी, क्योंकि बायर ने तो अप्लाई कर दिया था डिलीवरी के लिए। अब तुम अगर डिलीवरी नहीं कर रहे तो तुम्हारी गलती है ना, तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा भैया इसके अंदर। सेक्शन 35 क्या कहता है, ठीक है। तो सेक्शन 35 कहता है कि सेलर बाउंड नहीं है पहले डिलीवरी करने में, जब तक बायर अप्लाई नहीं करेगा डिलीवरी के लिए सेलर डिलीवर नहीं करेगा। और जैसे ही बायर ने अप्लाई कर दिया और सेलर फेल हो गया तो सेलर ने ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करा, वो गिल्टी करेगा, वो माफी मांगेगा उस चीज के लिए और डैमेजेस भरेगा। प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होना चाहिए, अगर डिलीवरी बायर ने जब डिलीवरी के लिए अप्लाई करा था तो अगर प्लेस नहीं बताया तो तब ये प्रोविजन लगेगा। कहता है इफ द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट एक्सप्रेस और इंप्लाइड द गुड्स सोल्ड टू बी डिलीवर एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ द सेल, एट द टाइम ऑफ द सेल the good agreed to the sold to be delivered at the place at which they are at the time of the agreement to the sell, or if not then in existence at the place which the manufacture or produce। तीन बातें इस चार्ट को बनाना, जो मैं चार्ट बना रहा हूं ना वो चार्ट आप बनाना, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ दोस्तों, इसमें 3 पॉइंट है, आपको 3 को ध्यान देना है। प्लेस ऑफ डिलीवरी, हम कब मानेंगे कि किस प्लेस पे डिलीवरी हो गई। देखो प्लेस ऑफ डिलीवरी के अंदर 3 पॉइंट है। अगर एक्सप्रेसली डिफाइन इन अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन है कि इस टाइम पे कौन डिलीवरी करेगा, सेलर करेगा या बायर करेगा। देखो आप तो कभी किसी दुकान पे जाते हो, कुछ सामान खरीदते हो तो दुकानदार से कहते हो भैया डिलीवरी का खर्चा आप दोगे, डिलीवरी आप करके दोगे, हम नहीं देंगे, इसमें डिलीवरी इंक्लूड है इसके अंदर, ठीक कहते हो नहीं कहते हो। सेलर या तो आपसे पहले ही बोल देता है कि भैया आपको यहां से ले आना पड़ेगा, हम आके डिलीवर नहीं करेंगे। तो बड़ी कंफ्यूजन से राज होती है कि डिलीवरी करेगा कौन, सेलर डिलीवर करेगा बायर को या बायर खुद आके पोजीशन ले जाएगा सेलर से। तो दोस्तों अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले से एक्सप्रेस है कि डिलीवरी कौन करेगा और किस टाइम पर होगी, तो एक्सप्रेसली है तो पहले से डिफाइन है कि भाई इस टाइम पे होगी, इस तरीके से कि बायर ले जाएगा या सेलर ले जाएगा, सेलर भेजेगा।
तो अगर एक्सप्रेसली डिफाइन है तो फिर बात खत्म हो गई, तो जैसा है वैसे कर देना। इन द केस ऑफ इन द इफ एब्सेंट एब्सेंस ऑफ डिलीवरी, कि डिलीवरी कहां करनी है इसका एब्सेंस है, तो दो केस निकल कर आएंगे। पहला, इन केस ऑफ सेल, कहता अगर आपने सेल करी है, अगर आपने सेल करी है, या इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। और अगर आपने एग्रीमेंट टू सेल करा है तो दो कंडीशन आ सकती है। देखो, अगर आपने सेल करी है, एक्सप्रेसली बता रखा है कि डिलीवरी यहां करना, तो फिर तो वहीं करना। अगर आपने एग्रीमेंट टू सेल करा है और एक्सप्रेसली डिफाइन है कि डिलीवरी इस टाइम पे होगी, यहां होगी, तो वही मानना। मतलब अगर एग्रीमेंट टू सेल हो या सेल हो, अगर डिलीवरी प्लेस ऑफ डिलीवरी के बारे में एक्सप्रेसली डिफाइन करा गया है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट बनाया गया है, डिलीवरी कहां करनी है, तो वही मानेंगे। बट मैं जब बात कर रहा हूं अगर एब्सेंस है, डिलीवरी के बारे में या उसके प्लेस के बारे में कुछ ना बताया गया हो, तो अगर आपने सेल करी है तो एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल, सेल जिस टाइम हुई उसी टाइम मान लेंगे कि डिलीवरी हो गई। जिस टाइम सेल होगी डिलीवरी कंप्लीट उसी टाइम मान लेंगे। भाई आप किसी दुकान पे जाओगे और आप कहोगे भैया मुझे फोन चाहिए, और आप एग्रीमेंट टू सेल नहीं कर रहे, एग्रीमेंट टू सेल नहीं कर रहे, आप कह रहे हो सेल क्या करना है, सेल का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो, तो मतलब आप जाओगे, पैसे दोगे, फोन ले आओगे। तो जब आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करा तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करा तो डिलीवरी कब हुई, एट द टाइम ऑफ सेल। जिस टाइम सेल हुई उसी टाइम डिलीवरी हो गई दोस्तों, आपने प्राइस पे करा, फोन आपको मिल गया। बट अगर आपने एग्रीमेंट टू सेल करा है तो जिस टाइम पे एग्रीमेंट बना, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट टू सेल में डिलीवरी कब होती है, फ्यूचर डेट को, तो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, जिस टाइम एग्रीमेंट बनेगा उस टाइम सेल मानी जाएगी। जिस टाइम एग्रीमेंट बना होगा, मान लो आज आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट, आप बायर हो मैं सेलर हूं, आपने कहा सर मुझे फोन चाहिए OnePlus का, मैंने कहा सर मंगवा दूंगा, अभी तो है नहीं, मंगवा दूंगा, अब एक हफ्ते बाद आ रहा है, तो एग्रीमेंट आज बनाना, तो आज ही डिलीवरी मान ली जाएगी, क्योंकि एब्सेंट है, और एब्सेंट है तो हम ये मान लेंगे कि जिस टाइम एग्रीमेंट बना उसी टाइम डिलीवरी होगी, अब वो खरीदेगा ही खरीदेगा। ठीक है, तो डिलीवरी कब मानी जाएगी, भले डिलीवर नहीं हुआ पर मान लेंगे कि आज ही डिलीवरी हो जाएगी, एट द टाइम हो, जिस टाइम एग्रीमेंट बना था उस टाइम डिलीवरी मान लिया जाएगा। बट अगर कुछ एग्जिस्टेंस में नहीं है तो दोस्तों, अगर गुड एग्जिस्टेंस में नहीं है, मतलब उस टाइम गुड्स है नहीं, तो जिस टाइम गुड्स बनेंगे उस टाइम डिलीवरी मान ली जाएगी। इफ गुड्स आर नॉट इन एग्जिस्टेंस, तो कब डिलीवरी मानी जाएगी, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। ये एजम्पशन कर रहे हैं दोस्तों, अगर एब्सेंट होता है तो हम एज्यूम करते हैं, और लॉ ने एज्यूम ये करा कि अब ये मानना एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। अब अगर आप पढ़ो तो ध्यान से, तो यहां कह रहा है, मैंने एब्सेंस की बात कर रहा है, सीधा सीधा मैंने एब्सेंस में बता दिया, एब्सेंस में बता दिया सीधा। पर ये भी है, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सप्रेसली डिफाइन है तो जो भी डेट प्लेस होगा उस डेट पे डिलीवरी मानी जाएगी। डिलीवरी एट एग्रीड प्राइस, एग्रीड डेट, एग्रीड प्लेस और टाइम, जिस डिलीवरी उस टाइम पे होगी जिस टाइम पे एग्रीड मतलब जिस टाइम पे एग्रीमेंट बना, एग्रीमेंट में जो बातें लिखी गई होगी उस टाइम पे डिलीवरी कर दी जाएगी। और अगर एब्सेंट हुआ तो दो कंडीशन है, अगर आप सेल कर रहे हो तो एट द टाइम ऑफ सेल डिलीवरी मान ली जाएगी, अगर आप एग्रीमेंट टू सेल कर रहे हो तो जिस टाइम आपने एग्रीमेंट बनाया उस टाइम डिलीवरी मानी जाएगी। और अगर गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, अगर गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं है तो जिस टाइम गुड्स प्रोडक्शन हुए उस टाइम डिलीवरी मानी जाएगी। ठीक है, ये होता है एजम्पशन। तो कहता है इन द एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट एक्सप्रेसली और इंप्लाइड, अगर ना तो एक्सप्रेसली बताया ना इंप्लाइड बताया गुड्स कैसे डिलीवर होना है, द गुड्स सोल्ड आर टू बी डिलीवर एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ सेल, जिस टाइम पर सेल हुई उसी टाइम पर उसी प्लेस को हम डिलीवरी मान लिया जाएगा। The goods are agreed to sold, agreed to मतलब agreement to sell, are to be delivered at the place at which the time of the agreement, जिस टाइम पर एग्रीमेंट बनाया होगा उस agreement to sell। देखो agreed to sell का मतलब क्या है, लॉ की बात समझो, agreed to sold का मतलब क्या है, agreement to sell। और the goods are sold मतलब ये sold का केस है, तो sold के केस में उस टाइम डिलीवरी होगी जिस टाइम पे सेल करा, और एग्रीमेंट टू सोल्ड के केस में उस टाइम, एग्रीमेंट टू सेल के केस में उस टाइम डिलीवरी होगी जिस टाइम एग्रीमेंट बनाया गया, एग्रीमेंट टू सेल हुआ कि जिस टाइम हम दोनों के जो एग्रीमेंट हुआ कि इस टाइम पे हम एग्रीमेंट जिस दिन हुआ उस दिन हम डिलीवरी मान लिया जाएगा। इफ नॉट देन इन एग्जिस्टेंस प्लेस ऑफ द दैट, तो जिस अगर एग्जिस्टेंस में नहीं है, अगर गुड्स उस टाइम नहीं है आपके पास,
आप मंगवाओगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे, तो जिस टाइम आपने जो प्लेस पे आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस कर रहे हो, वो प्लेस और वो टाइम पे आप क्या मान लिया जाएगा दोस्तों, उस प्लेस को डिलीवरी मान लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है सिंपल कॉन्सेप्ट इसके पास। तो डिलीवरी कब कब माना जाएगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली डिफाइन है तो तब मानेंगे, अगर सेल का केस है तो सेल के केस में जिस टाइम सेल हुई उस टाइम डिलीवरी मान ली जाएगी, और अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो जिस टाइम आपने एग्रीमेंट बनाया उस टाइम डिलीवरी मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है या नहीं है? चलिए यस क्लियर है। तो टाइम ऑफ डिलीवरी का मतलब क्या है? टाइम ऑफ डिलीवरी सेक्शन 36(2) इफ एनी टाइम इज स्पेसिफाइड बाय द पार्टी द गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड बाय दैट टाइम। अगर मैंने कहा ना, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले से डिफाइन है, पहले से बता रखा है, एग्रीड कर रखा है कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम पे हम डिलीवरी करेंगे, ये टाइम सेट कर रखा है, तो उसी टाइम पे होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम डिसाइड नहीं करा है या स्पेसिफाइड नहीं है, एब्सेंस है, टाइम के बारे में कुछ ना बताया गया, तो तब क्या माना जाएगा? तो दोस्तों अगर टाइम डिसाइड है, टाइम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफाइड करा गया है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर डिलीवरी करना, तो उसी टाइम पर होगी। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो अब क्या होगा? तो दो कंडीशन निकल कर आती है। वो दो कंडीशन क्या है? पहली, अगर सेलर बाउंड है कि सेलर की ड्यूटी है डिलीवर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले ही डिफाइन था, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बता रखा था, बाहर कह रहा भाई सेलर भैया आप डिलीवर करोगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं ले जाएंगे, आप हमारे घर पर पहुंचाओगे, ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है। तो अगर सेलर बाउंड है डिलीवर करने के लिए टू सेंड द गुड्स टू दी बायर एंड नो टाइम हैज बीन फिक्स्ड बाय द पार्टी, पार्टी ने कोई भी टाइम फिक्स नहीं करा भाई किस टाइम पे, तो कहां सेलर कब डिलीवर करेगा? रीजनेबल टाइम पे, मतलब डिपेंड ऑन द गुड्स। अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, मतलब सड़ने की चीज है, जल्दी खराब हो जाएंगे, तो उसको जल्दी डिलीवरी करो। अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर की नहीं है, थोड़ा टाइम लेकर कर सकते हैं, तो उस टाइम मतलब रीजनेबल है। ये नहीं कि एक दो दिन में कर दो डिलीवरी, ये नहीं कि आप सालों साल लगा दे रहे हो डिलीवरी करने में। रीजनेबल टाइम, और रीजनेबल टाइम में कोई डेफिनेशन नहीं है दोस्तों। रीजनेबल टाइम का मीन्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द गुड्स। सिचुएशन ऑफ द गुड्स का मतलब क्या है? कंडीशन ऑफ द गुड्स का मतलब है कि आपके अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का है, खराब होने वाली चीज है, तो जल्द से जल्द करा जाएगा। अगर खराब होने वाली चीज नहीं है तो एक दो मिनट, एक दो दिन, दो तीन दिन लग जाएंगे, पर इतना टाइम भी नहीं कि नहीं। रीजनेबल टाइम का मतलब यह है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर दो आप, ठीक है। तो सेलर अगर बाउंड है डिलीवरी करने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिलीवरी के बारे में, टाइम के बारे में कोई भी बात नहीं स्पेसिफाइड है, तो किस टाइम पे होगा? जो टाइम रीजनेबल है। द गुड्स मस्ट बी डिलीवर विद इन अ रीजनेबल टाइम, और डिपेंड करता है गुड्स पर कि रीजनेबल टाइम क्या हो सकता है उस गुड्स का। The demand for the delivery should be made at the reasonable hour. What will the reasonable hour in the question of the fact? Question of the fact का मतलब ये हम भाई नहीं बता सकते, ये तो क्वेश्चन ही डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उसी सिचुएशन पर। तो रीजनेबल हावर तो बता सकते हैं, डिमांड फॉर डिलीवरी शुड बी मेड एट अ रीजनेबल हावर, कि इतने घंटे पर डिलीवरी करना, पर कितने रीजनेबल। देखो डिमांड कर सकता है, बाहर कर सकता है, भाई देखो जब भी आओगे ना, जब भी आप डिलीवरी करोगे ना, तो आप 8 से 8 के बीच में आना, उससे पहले मत आना, उसके बाद मत आना। 8 से 8 के बीच का शेड्यूल है, 8 से 8 के बीच में ही आना, ठीक है। तो आप ये रहना। तो अगर आप ऑफिस में रहते हो तो भाई ऑफिस में डिलीवरी करवा जाते हो तो 10 से 6 के बीच में आना, क्योंकि ऑफिस टाइम 10 से 6 के बीच में है। तो डिलीवरी हावर के लिए डिमांड कर सकते हैं, पर डिलीवरी कितने टाइम पे होगी ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, कि कितने रीजनेबल हावर क्या है या रीजनेबल टाइम क्या है, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि कब। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब हम नहीं बता सकते, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, डिपेंड करता है आपके पास सिचुएशन पे, डिपेंड करता है गुड्स की कंडीशन पे। जल्दी खराब होने वाला गुड्स है तो जल्दी से डिलीवरी होगी, ठीक है दोस्तों। चलो, तो ये आपके पास 6 पॉइंट है कि अगर टाइम स्पेसिफाइड है तो उस टाइम पे, अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल टाइम पर। क्लियर है नहीं है? कह रहा है गुड्स इन अ पोजीशन ऑफ द थर्ड पर्सन। जैसे आपने बताया था ना कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सेम कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का। जो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मीनिंग था वही है, ध्यान देना। वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल आर इन द पोजीशन ऑफ द थर्ड पर्सन। जिस टाइम गुड्स का सेल का टाइम था, मतलब जिस टाइम गुड्स बिका, जिस टाइम एट द टाइम ऑफ सेल, जब गुड्स बिक रहा था, बिकने का सेल करा के कॉन्ट्रैक्ट करा, भाई आप मेरे पास आए, आपने गुड्स खरीदने की बात करी, मैंने कहा हाँ ठीक है बिक देंगे, बिक गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया सेल का। तो एट द टाइम ऑफ सेल जो गुड्स थे वो सेलर के पास नहीं थे, किसके पास थे? किसी थर्ड पार्टी के पास थे। तो इस केस के अंदर देयर इज नो डिलीवरी बाय द सेलर टू दी बायर। अब सेलर बायर को डिलीवरी नहीं कर पाएगा, कब तक? जब तक वो थर्ड पार्टी ये ना बता दे बायर को कि सर आपको जो गुड्स लेने वो हमसे लेने, सेलर से नहीं लेने। तो अब क्या करेगा वो थर्ड पार्टी? क्या करेगा वो थर्ड पार्टी? बायर को इन्फॉर्म देगा कि अगर सर यहां से ले लो, यहां पर है गुड्स, सेलर के पास नहीं, यहां से डिलीवरी होगी, यहां पर आ जाइए आप, तो यहां से डिलीवरी होगी। तो अगर जिस टाइम सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस टाइम अगर गुड्स सेलर के पास नहीं है, किसी थर्ड पार्टी के पास है, तो थर्ड पार्टी क्या करेगी? बायर को बोलेगी, फोन करके कुछ भी बोलेगी, सर डिलीवरी यहां से होगी, सेलर की तरफ से नहीं होगी। क्या कह रहा है? अनलेस अनटिल, जब तक सच थर्ड पर्सन एक्नॉलेज मतलब इंटीमेशन टू दी बायर
दैट ही होल्ड द गुड्स ऑन हिज बिहाफ। वो थर्ड पर्सन बायर को इंटीमेट करेगा, इन्फॉर्म करेगा, सर वो डिलीवरी जो गुड्स की होने वाली जो आपने खरीदे ना वो यहां से होगी, क्योंकि सेलर के गुड्स मैंने होल्ड करके रख रखे, मैं यहां से डिलीवरी करते हैं, सेलर वहां से डिलीवरी नहीं करते, वो दुकान छोटी है, दुकान यहाँ पर बड़ा है, तो यहां से डिलीवरी होती है, यहां पर आ जाइए आप। होता नहीं होता कभी कि आप किसी दुकान पे कहते हैं, सेलर आपको गोडाउन में ले आता है, कहता है यहाँ पर देख लो, यहाँ पर है आपके पास। तो अगर किसी थर्ड पार्टी के पर्सन पे है तो थर्ड पर्सन क्या करेगा, बायर को इंटीमेट करेगा, सर सेलर की तरफ से गुड हमने होल्ड कर रखे, आप यहां से डिलीवरी कर लो, ठीक है सर, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, इसी को तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहते हैं। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी क्या है, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी देखेंगे जरा। अब कॉस्ट, भाई जो डिलीवरी हम कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा, देखो दो तरीके हैं। जब भी हम किसी शॉप पे जाते हैं और गुड्स खरीदते हैं तो दो अराइज होती है सिचुएशन, या तो सेलर हमसे कह दे कि सर डिलीवरी आप ले जाओगे, मतलब गुड्स ले आना आपका काम है अपने घर तक, हमारा काम था बेचना, अब यहां से आप ले जाओ अपनी कॉस्ट पर, ठीक है। तो उस टाइम फिर डिलीवरी की कॉस्ट कौन बियर करेगा, बायर। उस टाइम में कौन डिलीवरी कॉस्ट बियर करेगा, बायर। तो आप मेरी दुकान पर आए, आपने कहा, मैंने कहा आपसे मैं सेलर हूं आप बायर हो, मैंने कहा सर देखो हमारा काम बेचना है, डिलीवरी ले जाना आपका काम है, आप इसको ले जाइए, आप रिक्शा बुक कर लीजिए, आप ट्रक बुक कर लीजिए, जो चाहो आप वो टेम्पो बुक कर लीजिए, आप जो भी आप जो चाहो वो ले, गाड़ी ले जाइए, कार ले जाइए, कोई भी ले जाए, तो जो भी आप डिलीवरी के लिए ले जाओगे वो आपका कॉस्ट है। तो अब अगर सेलर अगर बाउंड नहीं है डिलीवरी करने का, वो बायर को बोला गया कि भाई बायर भाई मेरा काम, मैंने आपसे बोला कि सर मेरा काम गुड्स बेचने का है, डिलीवरी आप ले जाओगे, यहां से आप हमारी दुकान से गुड्स का पोजीशन लेकर जाओगे, तो फिर डिलीवरी की कॉस्ट कौन बियर करेगा, बायर बियर करेगा। बट अगर सेलर ने कहा रखा सर बेचने का काम भी है और हम डिलीवरी करके देंगे आपको, तो फिर बायर की फिर डिलीवरी की कॉस्ट कौन बियर करेगा, सेलर बियर करेगा। तो दो डिफरेंट सिचुएशन निकल कर आती है, डिपेंड करता है एग्रीमेंट कैसा बना है। अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि डिलीवरी करने का बाउंडेशन, डिलीवरी करने का जो ड्यूटी है वो सेलर की है, तो डिलीवरी कॉस्ट भी सेलर बियर करेगा। और अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि भैया बायर दुकान पर आकर पोजीशन ले जाएगा, मतलब गुड्स ले जाएगा, तो फिर डिलीवरी कॉस्ट कौन बियर करेगा, बायर बियर करेगा। यही कहता है कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, कहता है ऑल एक्सपेंस इंकर्ड फॉर पुटिंग द गुड्स इनटू डिलीवरी चैनल, जितना भी खर्चा हुआ गुड्स को डिलीवर करने में, डिलीवरी स्टेज पे पहुंचाने तक, ऑल द एक्सपेंस आर बोर्न बाय द सेलर। सिमिलरली ऑल एक्सपेंस रिलेटिंग टू द टेकिंग द पोजीशन द गुड्स मस्ट बी बोर्न बाय द बायर। अगर सेलर बाउंड है, सेलर एग्रीमेंट ऐसा बनाया कि सेलर डिलीवरी करेगा, एग्रीमेंट बिना बायर और सेलर के बीच में ये एग्रीमेंट रहता है, सेलर के डिलीवरी करने का, सेलर डिलीवरी करेगा तो फिर सेलर का खर्चा बियर करेगा, सेलर बाउंड है, सेलर उस खर्चे को बॉर्न करेगा। और अगर एग्रीमेंट बना है कि सेलर नहीं करेगा डिलीवरी, बायर खुद आके दुकान से ले जाएगा, तो सारा खर्चा भी बायर करेगा। और यही हकीकत है दोस्तों, ये लॉजिक है। मैं किसी दुकान पे गया, मैंने कहा भाई मुझे फ्रिज चाहिए, सेलर कहता है जी ये ना ले जाओ, हमने फ्रिज के पैसे दिए, मैंने कहा डिलीवरी करना है सर, कह रहा वो तो सर आप देख लीजिए, तो मैं फिर रिक्शा बुक करता हूँ, तो मैंने कहा भाई इसको छुड़वा दिया, मैंने कहा तो जो भी रिक्शे वाले को पैसे देता हूँ 100-200 रुपए, वो रिक्शे वाले का कॉस्ट मेरी बियर होती है ना, तो बायर। तो अगर बायर गुड्स का पोजीशन ले जाता है सेलर की दुकान से, तो फिर बायर खर्चे बियर करेगा। अगर सेलर कहता है भाई डिलीवरी हम करवाएंगे, तो फिर सेलर खर्चे बियर करेगा। ठीक है, सिंपल। और देखा जाए तो सेलर कभी खर्चे बोन नहीं करता दोस्तों, वो कॉस्ट में ऐड कर देता है, वो आपसे इनडायरेक्टली ले लेता है, डायरेक्ट डिलीवरी के नाम पे ना लेके, फ्रेट के नाम पे लेकर ना लेकर क्या करता है, अमेजोन वाले क्या करते हैं, आप अमेजोन वाले क्या करते हैं दोस्तों, अमेजोन वाले आपके डिलीवरी चार्जेस नहीं लेते, फ्री कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनडायरेक्टली चार्ज कर लेते हैं आपसे यार, वो कॉस्ट में कॉस्ट बढ़ा देते हैं, प्राइस बढ़ा देते हैं गुड्स का, वो इनडायरेक्टली चार्ज कर लेते हैं, पर आपको लगता है कि फ्री हो गया है बस, पर हमारे लिए तो क्या है, फ्री है। अमेजोन फिर भी एक सेटिस्फेक्शन जो होती है भाई, डिलीवरी फ्री हो गई, ये सेटिस्फेक्शन है बस हमारे अंदर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है या नहीं है? तो कौन सा टाइम में कौन सा खर्चा कौन बियर करेगा? अगर सेलर बाउंड है डिलीवरी करने के लिए, तो सेलर खर्चा बाउंड करेगा डिलीवरी का। अगर बायर बाउंड है कि गुड्स सेलर की दुकान से ले जाने के लिए, तो फिर बायर बाउंड है उस खर्चे को डिलीवरी को बियर करने का। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, रॉन्ग क्वांटिटी, एक होता है क्वालिटी, एक होता है क्वांटिटी। मैंने बोला था 1000 यूनिट ऑफ टीवी चाहिए मुझे, आपने मुझे दे दिया 900, तो 100 यूनिट कम दिया, दैट इज क्वांटिटी। तो अगर आपने रॉन्ग क्वांटिटी के गुड्स पकड़ा दिए, तो उस केस के अंदर क्या प्रोविजन अप्लाई होंगे, सेक्शन 37 के। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द डिलीवरी क्वांटिटी ऑलवेज कन्फर्म टू द ऑर्डर क्वांटिटी। इफ less than the contract quantity is supply, the buyer may reject them, but if the buyer accept the goods so deliver, he shall pay for them for a contract rate। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? सिमिलरली आज आप पूरा पढ़ते हैं फिर समझाऊंगा। सिमिलरली इफ द क्वांटिटी ऑफ गुड्स larger than the contract to sell is delivery, the buyer may accept the goods included in the contract and reject the rest, or he may reject the whole of the buyer accept and whole of the buyer। If the buyer accept whole of the goods and so delivery, he can pay for them। बड़ा सिंपल है, आओ मैं समझाता हूं। दो डिफरेंट सिचुएशन है दोस्तों, रॉन्ग क्वांटिटी के लिए दो डिफरेंट सिचुएशन है।
डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, जो मैं कह रहा हूं वो समझना ध्यान से, मैं एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, वो एग्जांपल को आप ध्यान समझना। रॉन्ग क्वांटिटी कैसे हो सकती है? ऑर्डर दिया, ऑर्डर बाय बायर, बायर ने ऑर्डर दिया 1000 टीवी का, और सेलर डिलीवर बाय सेलर, डिलीवर बाय सेलर, सेलर ने डिलीवरी कर दी 900 टीवी का। ये हो सकता है। रॉन्ग क्वांटिटी का मतलब क्या है कि अगर 1000 का ऑर्डर दिया गया था, आप 900 डिलीवरी कर रहे हो। ऑर्डर दिया था 1000 का, डिलीवर कर दिया, बताओ क्या, 1100। अगर 1000 का डिलीवर ऑर्डर दिया था और 1000 की डिलीवरी होगी तो रॉन्ग कहां है? सही तो है, हम बात कर रहे हैं रॉन्ग के। रॉन्ग कैसे हो सकता है? कम हो सकता है और ज्यादा भी तो हो सकता है। तो बायर के पास दो ऑप्शन है इस केस के अंदर। पहला, बायर ऑल रिजेक्ट कर दे, सब भाई बायर बोल दे कि भाई मैंने तो 1000 मंगाए थे, आपने 900 कैसे सेंड करे, मैं सारे रिजेक्ट करता हूं। या ऑप्शन है बायर के पास, ये कह रहा है बायर 900 एक्सेप्ट कर ले, जो आगे वो तो एक्सेप्ट कर ले, 1000 100 और मंगवा ले बाद में, 100 बाद में, 900 एक्सेप्ट कर ले। अब जो 900 एक्सेप्ट कर रहे हैं इसके लिए पे करना पड़ेगा। भाई आप अगर एक्सेप्ट कर रहे हो, अगर आपने रिजेक्ट कर दिया, आपके पास ऑप्शन है, आप बायर हो, आपने मुझे 1000 क्वांटिटी गुड्स का टीवी मंगाया है, मैंने आपको 900 डिलीवर करे, आपने कहा भाई मैं 900 भी नहीं ले रहा, मुझे पूरे 1000 चाहिए, तो ये तो पूरे पूरे रिजेक्ट कर दो। और आप कहा यार कौन 900 मुझे जरूरत है, तो आपने कहा 900 ला भाई, 900 रख जा और बाकी 100 ले आइयो कभी और, ठीक है। तो आपने जो 900 रख लिए, 900 जो एक्सेप्ट कर लिए, कम डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, उसका फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर भी दो ऑप्शन है, या तो ऑप्शन बायर के पास क्या है, ऑप्शन ऑफ बायर और रिजेक्ट कर दे, क्या भाई मुझे ज्यादा चाहिए तो मैं ज्यादा कैसे भेजिए, सारे के सारे रिजेक्ट कर दे, या 1100 में से 1000 एक्सेप्ट कर ले जो चाहिए था, एंड रेस्ट 100 रिजेक्ट कर दे। ऑब्वियस ही बात है भाई, 1100 डिलीवरी हो गए थे, आपने कहा 1000 रख लिए, जो आपको चाहिए था वो रख लिए, बाकी क्या करा, बाकी 100 रुपए रिजेक्ट कर दिया, भाई वापसी ले जाए इसको। और जो आपने एक्सेप्ट करा था, इस एक्सेप्टेंस के बदले में आपको फिर क्या पे करना पड़ेगा, प्राइस पे करना। ये तो नॉर्मल है, जितना आप एक्सेप्ट करोगे उतना तो पे करना पड़ेगा। डिफरेंस समझना है दोनों में क्या है। अगर गुड्स की डिलीवरी, ये एग्जाम्पल उतारना है दोस्तों उसके नीचे, ठीक है, रॉन्ग, ये पूरा एग्जाम्पल आपको बताना है। ऑर्डर करा था 1000 टीवी का, डिलीवर करते हैं 900 टीवी, बायर के पास ऑप्शन है दो, या तो सारे के सारे रिजेक्ट कर दे, या जितने आ गए उतना एक्सेप्ट कर ले और उतने के लिए पेमेंट कर दे, बाकी और मंगा लेगा बाद में। ये है ऑप्शन। ऑर्डर करा था 1000 टीवी का, आपने बचा दिया 1100, या तो सारे के सारे रिजेक्ट कर दे, कोई पागल ही होगा तो सारे सारे रिजेक्ट करेगा, ऐसा होता नहीं है, पर ऑप्शन दे रखा है, रिजेक्ट कर सकता है भाई, नहीं मर्जी उसकी, ठीक है। या बायर क्या करेगा, भाई जितने चाहिए 1000 चाहिए 1000 रख ले, बाकी रिजेक्ट कर दे, वापसी वापसी भेज दे, और जितना आपने एक्सेप्ट करा उतना पे कर दे। अब देखो, अब पढ़ना जरा, अब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, तो पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर। इफ इट इज नॉट नेसेसरी दैट द डिलीवरी क्वांटिटी ऑलवेज कंफर्म, कभी कभी ऐसा होता है कि डिलीवरी क्वांटिटी कंफर्म नहीं होती, ठीक है, तो टू ऑर्डर क्वांटिटी से कंफर्म नहीं हो पाती, भाई कितना ऑर्डर किया उससे कंफर्म नहीं हो पा रही। इफ लेस देन द कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी, जितनी कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी थी, कितनी थी 1000, अगर 1000 से लेस है, कितना है 900, पहले वाले केस में 1000 की कॉन्ट्रैक्ट में क्वांटिटी थी और सप्लाई करे कितने 900, बायर में रिजेक्ट देम, बायर क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर देता है, पहला ऑप्शन है। बट इफ द बायर एक्सेप्ट द गुड्स सो डिलीवर, जो डिलीवर हो गए थे 900 वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो सेल पे फॉर देम एट अ कॉन्ट्रैक्ट रेट, जिस रेट पे एक टीवी का जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो उस कॉन्ट्रैक्ट रेट से पे करना पड़ेगा, मतलब या पूरे रिजेक्ट कर दो या जिस कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी का मतलब क्या है, जो क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट में सेट थी 1000, आपने 900 डिलीवर करे, अगर आपने कम डिलीवर करे, लेस करे, कम करे, तो अगर आपने कम करे तो या तो बारी का ऑप्शन है सारे सारे रिजेक्ट कर दे, या उतने एक्सेप्ट कर ले जितने आ गए हैं उतने के लिए पे कर दे, बाकी और मंगा ले। सिमिलरली दूसरा केस क्या बन के आता है, इफ द क्वांटिटी सोल्ड लार्जर देन द कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1000 यूनिट का और आपने लार्जर कितनी कर दी, डिलीवरी 1100, तो क्या करेगा, द बायर में एक्सेप्ट दैट गुड्स इंक्लूड इन द कॉन्ट्रैक्ट, और जितने कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड थे मतलब 1000, तो 1000 तो एक्सेप्ट कर लेगा, एंड रिजेक्ट द रेस्ट, मतलब 100 रिजेक्ट कर देगा, और ही में रिजेक्ट द होल, या पूरे पूरे होल रिजेक्ट कर दे, या पूरे रिजेक्ट कर दे, या 1100 आ गए थे 1000 रख ले जो कॉन्ट्रैक्ट में था और 100 रिजेक्ट कर दे, और जो भी एक्सेप्ट करेगा, बायर एक्सेप्ट द होल ऑफ द गुड्स सो डिलीवर, जो भी डिलीवर एक्सेप्ट कर लिए, सी सेल पे देम एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट। अगर बायर ने 1100 के 1100 पर एक्सेप्ट कर लिए, 1000 के 1000, मतलब जितने एक्सेप्ट करेगा उतने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट रेट से पे करना पड़ेगा। सेक्शन अब आया क्लियर समझ में। तो इसको उतारने के बाद, दोनों के दोनों पॉइंट उतारने के बाद आपको ये वाला एग्जांपल जरूर उतारना है दोस्तों। रॉन्ग क्वांटिटी
यहां लिख देना एग्जाम्पल, यहां पॉज कर लो, रॉन्ग क्वांटिटी, और यहां पर ये, ठीक है दोस्तों। चलो, तो यहां पर मैंने आपको ये भी बता दिया। अच्छा, एक और केस है, सॉरी, एक और केस है, कहा कि भाई तीसरा केस ये है, एक और केस है, सॉरी ध्यान में नहीं रहा मेरे। एक और केस क्या है, ये तो था ऑर्डर के हिसाब से। एक केस है, एक केस यहां पर बना लेता हूं। ऑर्डर दिया 1000 टीवी 55 इंच के, ठीक है, 55 इंच के 1000 टीवी ऑर्डर दिया, और डिलीवर हो गया पता है क्या, 900 टीवी 55 इंच के और 100 टीवी 50 इंच के। तो अगर दो अलग अलग वैरायटी के डिस्क्रिप्शन के गुड्स मिक्स हो जाए तो ये भी तो रॉन्ग क्वांटिटी हो गई। बिल्कुल, एक केस निकल सकता है, 3 केस बन गए, ये भी तो रॉन्ग क्वांटिटी होगी। तो अगर 1000 टीवी 55 इंच का ऑर्डर था और आपने 955 के दिए और 955 के दिए और 100 आपने 50 के दे दिए, तो रॉन्ग डिलीवरी हो गई, रॉन्ग क्वांटिटी हो गई। तो इस केस के अंदर बायर के पास क्या ऑप्शन है, ऑल रिजेक्ट कर दे या 900 एक्सेप्ट कर ले जो चाहिए थे उसको, और रेस्ट रिजेक्ट कर दे, 100 रिजेक्ट कर दे। आ रहा समझ में, रेस्ट कितने, 100 रिजेक्ट कर दे। क्लियर है या नहीं है बताओ, सो सिंपल। तो ये तीसरा पॉइंट कहता है, इफ द गुड्स एग्री टू बी सप्लाई आर डिलीवर विद द गुड्स मिक्स्ड विद द गुड्स ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन। अगर 55 इंच का टीवी के लिए ऑर्डर दिया था और आपने 50 इंच का टीवी भी डिलीवर कर दिया उसके साथ मिक्स करके, नॉट इंक्लूड इन द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, द बायर में एक्सेप्ट द गुड्स विच आर अकॉर्डिंग विद द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डेंस में जो कुछ थे, 55 इंच वाले टीवी का कॉन्ट्रैक्ट था वो रख ले भाई, और जो रखा और बाकी जो बच गए 50 इंच वाले उसको हटा दे, उसको रिजेक्ट कर दे, और जो भी या सारे के सारे रिजेक्ट कर दे, दोनों चांस है। और जो भी एक्सेप्ट करे उसके लिए तो पे करना ही पड़ेगा, तो नॉर्मल है। तो या तो बायर पूरे रिजेक्ट कर दे, या बायर जितने 900 इंच के 900 टीवी आए 55 इंच वाले वो रख ले, 150 इंच वाले रिजेक्ट कर दे, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है उसको। क्लियर है या नहीं है दोस्तों, ये हो गया आपके पास स्टैंड पॉइंट पर पहुंच गए। 13 पॉइंट, 10 11 12 13 4 रह गए। अब डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट, डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट unless otherwise agreed, the buyer if the goods is not bound to accept delivery in installment, he may if so desire refuse the goods। देखो एग्जांपल, एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, कह रहा 25 टन ऑफ पेपर अक्टूबर नवंबर शिपमेंट वाज सोल्ड। 25 टन ऑफ पेपर के लिए सोल्ड करा, एक कॉन्ट्रैक्ट बना कि 25 टन ऑफ पेपर सोल्ड होंगे। द सेलर शिप 20 टन इन नवंबर एंड 5 टन इन दिसंबर। सेलर ने 20 टन तो नवंबर में सोल्ड शिप कर दिए, भिजवा दिए, और 5 टन दिसंबर में। हेल्प द बायर वाज एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द होल। दोस्तों अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में बायर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, देखो डिपेंड करता है कि बायर एक्सेप्ट कर रहा है डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में या नहीं। अगर वो डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो वो पूरे के पूरे गुड्स रिजेक्ट कर सकता है। सेलर अपनी मर्जी से इंस्टॉलमेंट नहीं कर सकता। आपने मेरे से 25 टन सामान खरीदा, मैंने कहा आपने मेरे को, मैंने आपसे पूछा नहीं कि इंस्टॉलमेंट है, कर दूं या नहीं करो, धीरे धीरे भेज दूं नहीं करो। अगर मैंने पूछा और आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है तो उस चीज चलेगा। बट मैं कह रहा हूं भाई मैंने 20 टन तो इस महीने भेज दिया, 5 टन अगले महीने भेज दिया, मैंने आपसे पूछा नहीं कुछ करा, बायर पूरे के पूरे रिजेक्ट कर देगा। डिपेंड करता है कि बायर एक्सेप्ट नहीं कर रहा इंस्टॉलमेंट को। तो बायर कोई बाउंड नहीं है कि हर बार अगर सेलर चाहे कि भाई मैं तो इंस्टॉलमेंट दूंगा तो ये लेना ही पड़ेगा, ऐसा कोई बाउंड नहीं है भाई, सारे के सारे रिजेक्ट कर देगा वो, ठीक है, और कुछ नहीं बोल सकता उसको कोई भी। आप मेरे पास आए आपने मैंने कहा सर, आपने कहा मेरे 100 बैग ऑफ सीमेंट चाहिए, मैंने कहा ठीक है सर मिल जाएंगे। और आपने कहा सर मुझे सारे एक साथ चाहिए, मैंने कहा ठीक है सर मैं देखते हैं। तो भाई पहले मैंने आपके 75 भिजवा दिए, आपने कहा सर 75 की बजाय मैंने तो 100 मंगवाए थे, आपने मेरे को फोन करा, आपने कहा सर 75 की बजाय मैंने तो 100 मंगवाए थे सर, वो ना थोड़ा दिक्कत आ गई थी तो 25 में आपको 1-2 दिन में भिजवा देता हूँ। मैंने कहा सर नहीं ऐसे तो ना चलेगा, जब 100 एक साथ मांगे तो एक साथ 25 दिन वाला खेल नहीं है, वापसी लिया सारे के सारे। तो बायर के पास पूरा राइट्स है कि जब मर्जी रिजेक्ट कर सकता है। अगर बायर चाहता है, अगर बायर एग्री हो जाता है, हाँ चलो कोई बात नहीं सर आप 2 दिन बाद भेज देना, तो वो बायर पे डिपेंड करता है कि बायर इंस्टॉलमेंट में गुड्स डिलीवर लेने के लिए एग्री है या नहीं है। अगर पर ये नहीं है कि बाउंड नहीं है, यहां सिखाया जा रहा है कि बायर किसी भी तरीके का बाउंड नहीं है कि वो इंस्टॉलमेंट में गुड्स को डिलीवरी की एक्सेप्ट करे। यहां पर लिखा है दोस्तों, द बायर इफ गुड्स इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट, नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट। मगर अगर सेलर अपनी मर्जी से इंस्टॉलमेंट में गुड डिलीवर कर रहा है तो बायर बाउंड नहीं है, वो सारे के साथ रिजेक्ट कर सकता है। जैसे इस केस में हुआ 25 टन ऑफ पेपर था, 20 टन नवंबर में दिया, 5 टन दिसंबर में दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये तो इंस्टॉलमेंट दे दिया, अब बायर चाहे तो रिजेक्ट कर ले, बायर चाहे तो एक्सेप्ट कर ले। क्लियर है नहीं है, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट। आगे अब जो पॉइंट है 11, डिलीवर टू द कैरियर वार फिंगर। सर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो
मैं ये चाह रहा हूं कि इसको हम पढ़ते नहीं है, इसको हम पढ़ते नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हो और प्रॉब्लम पूछ रहे हो तो पूछ सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं और मैं चाहूंगा भी नहीं कि आप इसको ध्यान दो, ठीक है। तो यहां मैंने लिखवा तो दिया है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि कह रहा है कि सेलर ड्यूटी टू रीजनेबल सिक्योर द गुड्स बिफोर द डिलीवरी, कह रहा है सेलर की एक ड्यूटी है कि डिलीवरी करने से पहले एक सिक्योर रखे। भाई अगर शिप से थ्रू आ रहे हैं, शिप के थ्रू आ रहे हैं माल, तो उसको क्या करे, इंश्योरेंस कराए, क्योंकि लुटेरे भी बहुत होते हैं, तो वो आपसे कह रहा है, तो सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ प्रोविजन है। और आपसे कह रहा है कि सेलर ड्यूटी टू इन्फॉर्म द बायर टू गेट द गुड्स इंश्योर्ड इन केस ऑफ गुड्स इन्वॉल्व इन सी ट्रांजिट, वही वाली बात कह रहा है। एक यहाँ कह रहा है कि भाई सेलर ड्यूटी टू इन्फॉर्म द बायर, सेलर की ड्यूटी है बायर को इन्फॉर्म करना कि टू गेट द गुड्स इंश्योर्ड इन केस ऑफ गुड्स इन्वॉल्व इन सी ट्रांजिट। अगर वो सी से आ रहे हैं तो इस केस के अंदर दोस्तों कि सेलर की ड्यूटी बनती है कि बायर को बता दे कि भाई तू इंश्योरेंस करा ले, आगे लुटेरे वगैरह भी होते आते हैं इस केस के अंदर। तो अगर सर ये सी का था, यार तीसरा पॉइंट अगर सी का था, तो ये किसका, ये कौन सी सिक्योरिटी है, ये कौन सी सिक्योर ऑफ गुड्स है। तो दोस्तों ये सिक्योर ऑफ गुड्स वो सिक्योर ऑफ गुड्स है जब सेलर जो है बायर का सामान भिजवाएगा, तो जिस पर्सन के थ्रू भिजवाएगा तो उससे बोलेगा भाई इस गुड्स में कुछ अंदर डिफेक्ट, टूट पिचक न जाए। अगर कोई पेरिशेबल नेचर के है या दबने वाले गुड्स है वो दब न जाए। लूटने वाले तो अलग चीज हो गए, एक होता है खुद से ही डिस्ट्रॉय हो जाना, रखे कि डब्बे के ऊपर डब्बे रख दिया, वो नीचे वाला डब्बा दब गया बेचारा, तो वो सिक्योर तरीके से लाए। दोस्तों इतना मैं इसको मत कह रहा हूं कि इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा है सर, इतना बड़ा, ठीक है। मेनली आप जो 11 सेक्शन 39 आप छोड़ देंगे, सेक्शन 39 आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं जो कह रहा हूं आप वो सुनिए एक बार, मैंने कहा सेक्शन 39 छोड़ दीजिए दोस्तों, इसको जरूरत नहीं है बिल्कुल पढ़ने की, बिल्कुल डिफरेंट एक तरीके से ले जाएगा आपको एक्सपेक्ट पे, और इतना मजा भी नहीं आएगा आपको पढ़ने में। और इतना ये मैंने कहा ना, ये चैप्टर जो रूल रिगार्डिंग, अगर आप पूरा ये कॉन्सेप्ट भी छोड़ दोगे ना तब भी पेपर नहीं आने वाला, क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है रूल रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये पेपर में नहीं आता, ठीक है। फिर भी मैंने पढ़ाया, आपके पास 13 है तो मैंने एक छुड़वाया आपके पास सेक्शन 39, जो कि बहुत बड़ा है, लेंथी टॉपिक है, ठीक है, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमें इतना सारा कंटेंट करना है कोर्स का, ठीक है, इतना सारा कुछ पढ़ना है। तो अगर एक छोटा सा पार्ट छोड़ देते हैं तो क्या ही फर्क पड़ रहा है सर, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर। अगर ये आ गया तो मैंने कहा ना दोस्तों, विश्वास करिए, देखो अगर आप जब तक आप मेरे पे भरोसा नहीं करोगे फिर कैसे चलेगा बात, ठीक है। अगर आप मेरे पे, आपने मेरी क्लास ली, आप भरोसा नहीं करोगे तो क्या चलेगा, भरोसा करिए, नहीं आएगा दोस्तों, इतना टाइम से पढ़ा रहा हूं मैं, नहीं आएगा, मेरे को पता है, ठीक है। Risks where the goods are delivered at a distant place, कहता है it is quite possible sometime for a buyer ask the seller to deliver the goods at the place where they were agreed to deliver. If the seller agreed to deliver the goods at a risk of the buyer at the place other than that where they are when sold, the buyer shall neither less हो गए unless otherwise agreed buyer take any risks of the distortion in the goods and necessary incident of the course of the transit। दोस्तों ये कह रहा है कि देखो एक सेलर है, मैं सेलर हूं, और मैंने प्रॉमिस कराया कि भाई डिलीवरी मैं करूंगा जहां बोलोगे, ठीक है। आपने मुझे बोला कि आपने बोला जो यहाँ पर है यहाँ डिलीवरी कर देना, मैं डिलीवरी करने जा रहा था, आपने कहा कि आपने बोला पहले आपने कोई और प्लेस बताई जो सेफ प्लेस से डिलीवरी करने का, अब मैंने कहा भाई यहाँ पर डिलीवरी कर दूंगा मैं, आपने कहा नहीं सर यहाँ नहीं कहीं और डिलीवरी करो, ठीक है। पहले आपने मुंबई पोर्ट में पोर्ट में मंगाया, मान लो डिलीवरी आपने ऑर्डर, मैं मान लो कहाँ रहता हूँ, बाहर कंट्री में रहते हैं, बाहर आपने मुझे ऑर्डर दिया सर मेरा ये जो शिप के थ्रू लाओ और इसको मुंबई पोर्ट में जाकर डिलीवर कर दो। मेरे को फोन आया कि सर मुंबई पोर्ट में नहीं, आपको थोड़ा दूर जाकर नीचे से केरला पोर्ट पे जाकर, केरला पे जाकर आपको वहां पर जमा कराना है, वहां कर दो आप। तो मैंने कहा इतना लंबा कट मारूंगा तो भाई काफी टाइम होकर लुटेरे भी आ सकते हैं कि लूट ले। तो अगर बायर प्लेस को चेंज करता है, तो अगर बायर प्लेस को चेंज करता है तो फिर सेलर बाउंड नहीं है कि वो रिस्क ले, सेलर उसके अंदर कोई भी रिस्क होगा तो उसके लिए बायर बाउंड होगा, सेलर नहीं। ये समझाने का है रिस्क वेयर द गुड्स आर डिलीवर एट अ डिस्टेंस प्लेस, मतलब अगर आप प्लेस में चेंजमेंट कर रहा है, अगर कोई बायर प्लेस पहले सेफ प्लेस थी, फिर बायर ने कुछ ऐसी प्लेस बताया जिसमें रिस्क है, कुछ हो सकता है गुड्स को, तो वो रिस्क बायर का रहेगा, सेलर का नहीं रहेगा। ये समझाने की कोशिश करा आपको सेक्शन को, क्वेश्चन नंबर 12 में, पॉइंट नंबर 12 में। इफ द क्वाइट पॉसिबल समटाइम फॉर द बायर आस्क द सेलर टू डिलीवर द गुड्स एट अ प्लेस वेयर दे एग्रीड टू डिलीवर। कभी कभी ऐसा होता है कि बायर कहता है, पूछता है सेलर से भाई जहां मैं बोलूं वहां डिलीवर कर दे, मैंने कहा हाँ भाई कर देंगे। इफ द सेलर एग्री टू डिलीवर द गुड्स एट अ रिस्क ऑफ द बायर, तो अगर सेलर एग्री है तो बायर की रिस्क पे एग्री होगा। अगर बायर ने कहा कि सर जहां मैं बोलूंगा वहां डिलीवरी कर दोगे, सेलर ने कहा हाँ मैं वहीं कर दूंगा, पर ये आपका रिस्क है, अगर कुछ गुड्स को होता है कुछ होता है वो आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 12 के अंदर, ठीक है दोस्तों, सिंपल है। चलो
तो कह रहा है बायर टेक एनी रिस्क ऑफ डिस्टोरेशन, टूट फूट जाए इन अ गुड्स एंड नेसेसरी इंसिडेंट ऑफ द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, अगर ट्रांजिट के टाइम पर कोई टूट फूट जाए या फिर गिर जाए, अगर ट्रक के थ्रू आ रहा है, रोड के आ रहा है तो एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी होता है, ये सारा रिस्क किसका हो जाएगा? बायर, क्योंकि बायर अपनी प्लेस बता रहा है यहां पर, ठीक है। और लास्ट में कह रहा है कि ये तो आप खुद ही पढ़ लोगे, बायर राइट टू एग्जामिन द गुड्स, सेक्शन 41 कहता है वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर विच ही has not previously examined, he is not deemed to have the acceptance them unless until he has had raised a reasonable probability of the examine। ये क्या नहीं हो सकता रहा है कि अगर बायर ने पहले गुड्स कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम गुड्स को एग्जामिन नहीं करा, तो जब उसके बाद गुड्स पहुंचे उसके बाद रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि गुड्स को एग्जामिन कर सके फिर एक्सेप्ट करे। तो अगर बायर ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करा, आप बायर और मैं सेलर हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट सेल करा, आपने मुझसे कहा कि सर अभी मैं गुड्स चेक नहीं कर पाऊंगा इतने, जब आप डिलीवर कर दोगे तब चेक करूंगा और सेल भी तभी मानी जाएगी आपकी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो अब मैं डिलीवर कर दूंगा गुड्स आपको, तो सेल नहीं मानी जाएगी। सेल कंप्लीट तब मानी जाएगी जब बायर एग्जामिन कर ले सारे गुड्स को, क्योंकि उसने प्रीवियसली एग्जामिन नहीं करा, अब एग्जामिन कर लेगा तो बायर के पास एक अपॉर्चुनिटी दे दी हमने, 10 दिन का टाइम दिया कि भाई बल्क में लिए गुड्स तो एक एक गुड चेक करना मुश्किल टाइम लगता है, तो हमने बायर को 10 दिन का टाइम दिया, सर 10 दिन तक अगर कोई प्रॉब्लम आती है वापसी कर देना, 10 दिन का टाइम है, तो एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे बायर को कि भाई अच्छे से एग्जामिन कर लो, अच्छे से देख लो कि कोई डिफेक्टिव वगैरह तो नहीं है कोई गुड्स, तो वो बायर के पास अपॉर्चुनिटी है, राइट है कि वो गुड्स को एग्जामिन कर सके। सेक्शन 41, ठीक है। अब देखो 41, तो 42, 43 और 44 और 39 ये 3-4 सेक्शन आपको नहीं करने इसमें, 39, 42, 43, 41 और बाकी सेक्शन आप पढ़ लेना। देखो अगर पेपर में आते हैं अगर 10 भी लिखते हो ना इसमें, अगर रूल रिगार्डिंग आ गया है आपके पास डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो आप 10 पॉइंट लिखकर आ जाना इसमें, 10 भी नहीं लिखा, अगर 9 भी लिखते हो, 9, 10 इतना पे चलता है, तो अच्छे पॉइंट ढूंढ लो उसमें, 13 में से 10 पॉइंट ढूंढ लो कोई से भी जो सिंपल है, वो लिख कर आ जाओ, आप पूरे नंबर मिलेंगे आपको, क्योंकि 13, 14, 15 पॉइंट तो भाई कोई नहीं लिख सकता, ठीक है। तो आप क्या करना है आपको, अगर रूल रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट आ जाता है तो आप सिर्फ इन 13 में से कोई 10 पॉइंट लिख लीजिए, आपका बढ़िया हो जाएगा, आपके पास अच्छे नंबर आ जाएंगे, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे दोस्तों। अगर 8 नंबर क्वेश्चन आता हो तो मिनिमम 6 से 7 नंबर आपको पक्का देगा, वैसे आते नहीं है 8 में से 3 क्वेश्चन 3 नंबर आते हैं अगर आप बात करें प्रोफेशनल लेवल की, पर अगर आप ये पॉइंट लिख कर आते हो इसी वे में लिख आते हो, इसी लैंग्वेज में, क्योंकि ये स्टडी मैट की लैंग्वेज है, इसी में लिख कर आते हो तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। यहां पर आपके पास हमने करे हैं पूरे 1 से लेकर 13 तक, 13 तक में हमने कितने सेक्शन कवर करे, सेक्शन 32 से लेकर, क्योंकि 31 में क्या था, सिंपल था, 31 जो सेक्शन है हमारा ड्यूटी ऑफ द सेलर और बायर है, ड्यूटी क्या है, 31 सेक्शन जो सेक्शन 31 था ना पहला वाला, उसका मतलब है ड्यूटी ऑफ द सेलर एंड बायर, सेलर की क्या ड्यूटी है, बायर की, तो वो ड्यूटी सेलर और बायर की किसमें डिफाइन है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफाइन है ड्यूटी, सेलर को ये करना है बायर को ये करना है, बस वो ड्यूटी आपको पूरी करनी है, यही तो रूल है। तो सेलर और बायर की ड्यूटी जो होगी वो सेक्शन 31 में लिखी गई है, और 32 मैंने पढ़ाना चालू करा था आपको, ठीक है। तो 31 से 41 तक हमने करा, 39 छोड़ देना, 42 छोड़ देना, 43, 44 छोड़ देना, इतना जरूरी नहीं है इसको पढ़ना, क्लियर है दोस्तों। और यहाँ पर चैप्टर को समाप्त करते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है रूल से पहले जो मैंने कहा था ना, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ये सब ये आएगा पेपर में, इससे पहले का जो ये जरूर पढ़ के जाना, कंस्ट्रक्टिव, एक्चुअल, सिंबॉलिक, ये क्या होते हैं, इससे पहले जो रूल से पहले जितना इसको पढ़कर इसको अच्छे से याद कर जाना, रूल एक बार पढ़ना जरूर, उसके पॉइंट याद कर लेना, रूल के 13 पॉइंट एटलीस्ट 10 पॉइंट याद कर लेना, कि ये भाई लिख तो सको, कुछ तो अपने मन से बना सको, तो वो पॉइंट आपको याद कर लेना इसके, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो पॉइंट्स अगर याद करोगे तो बढ़िया रहेगा। और देखो यहां पर ये चैप्टर मैंने फेस कर दिया है, यहां पर चैप्टर खत्म कर दिया दोस्तों हमने, और अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और हाँ एक बार मैं बता दूं, जो आपके पास जो मैंने आपको बताया ना सेक्शन, ये वाले छोड़ दो, कौन से वाले, 42, 43, 44, तो एक बार बता दूं हमारे स्टडी मैट में है ही नहीं है चारों सेक्शन, ठीक है। पहली बात तो ये इस पूरे चैप्टर के अंदर बेयर एक्ट जो होता है ओरिजिनल एक्ट के अंदर ये 31 से स्टार्ट 44 तक है, पर जो 42, 43, 44 है हमारे स्टडी मैट के अंदर है ही नहीं। हाँ 39 है, तो एक ही मैंने छुड़वाया आपको, जो मेरे अपने स्टडी मैट में है पर मैंने बोल दिया कि मत करना, और जो 42, 43, 44 है वो स्टडी मटेरियल में ही नहीं है, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। बहुत कुछ बता दिया मैंने आपको, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे राइट ऑफ अनपेड वेंडर, राइट ऑफ अनपेड वेंडर दोस्तों। चलो भाई, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। होपफुल आपको ये क्लास सही लगी होगी, समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए थोड़ा मैंने जल्दी में बता दिया, वैसे मैं इतनी जल्दी करता नहीं है, आपको पता है, बहुत डिटेल में समझाता हूँ कॉन्सेप्ट को, पर क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने कहा कि चलो इसी में से पढ़ लेते हैं, इतने जो लेते तो ज्यादा एग्जाम्पल दिए नहीं है, तो इसमें से समझ में आ गया है, जितना आना चाहिए, जितना हमारे को जरूरत है उतना हमारे पूरा समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, राइट ऑफ अनपेड सेलर, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें से पेपर में आने के बहुत चांसेस रहते हैं, बहुत चांसेस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।